हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज एडिशन और मैं हूं स्वाति शर्मा। और आज हम यहाँ पर एक और नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आईएससी 12th की कॉमर्स। ठीक है जी, तो आईएससी 12th कॉमर्स चैप्टर नंबर 1 मैं आज यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। आईएससी कॉमर्स 12th मैं रेफर कर रही हूँ बुक सीबी गुप्ता। ठीक है जी। और दूसरी चीज यहाँ पर जो बहुत जरूरी है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं रोज नई नई वीडियोस जो है कॉमर्स की इकोनॉमिक्स की अपलोड करती रहूंगी। सो गाइस प्लीज गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माय यूट्यूब चैनल। तो ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन इज नाउ अपलोडिंग द वीडियोस फॉर सीबीएसई इकोनॉमिक्स 12th, ICSE Economics 12th, ICSE 12th class Commerce 10th Commerce ICSE and 10th Economics ICSE। तो अगर आप लोगों को ये सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं भाई लोगों की बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है ना। एनवायरनमेंट का मतलब हम सब लोगों को पता है क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब, एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स। ठीक है ना। हमारे बाहर की जो एक बाउंड्री होती है या हमारे बाहर का जो एरिया होता है उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ये एक बिजनेस की सराउंडिंग्स है जिसमें इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, अदर पावर्स हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस व्हिच लाइज आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट चीज की फीचर्स क्या है इस बिजनेस एनवायरनमेंट के। टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे मैंने बताया जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उन सारी सराउंडिंग्स को सम टोटल कर दीजिए तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है। फिर आता है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस हो जाएंगी पॉलिटिकल फोर्स, सोशल फोर्स, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ये सारी चीजें बाहर से एक बिजनेस को इफेक्ट करती है। Whereas when we talk about the specific forces, ये अंदर से एक बिजनेस को इफेक्ट करती है। इन्वेस्टर्स कौन है आपके, कस्टमर्स कौन है आपके, कंपेटिटर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मिलजुल कर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। फिर आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करेगा या एक फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। हमने कहा कि अचानक से कोविड-19 आया जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई। तो उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अचानक से कोविड की सेकेंड स्ट्रेन इंडिया में जो थी वो आ गई थी। So different elements of business environment are closely related to each other. All people are getting aware about health, suppose. So the demand for organic food and health core system will increase. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और दूसरी चीजें जो है वो लगातार चेंज होती रहती हैं। सो द एलिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। फिर आता है डायनेमिक इन नेचर। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो लोगों के, वो सारी चीजें समय के साथ चेंज होती रहेंगी। तो तभी बिजनेस एनवायरनमेंट भी समय के साथ चेंज होता है। इट इज नॉट स्टैटिक बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फिर आता है नेक्स्ट रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है एक देश से दूसरे देश में एनवायरनमेंट बिजनेस का दूसरा होगा, एक रीजन से दूसरे रीजन में दूसरा होगा। ठीक है ना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इंडिया में जो है साड़ीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, फॉरेन कंट्री में नहीं है। जापान में किमोनो की डिमांड बहुत ज्यादा है जो बाकी कंट्रीज में नहीं है। ठीक है ना। इंडिया में फिलहाल इस टाइम पर कोविड वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है जो बाकी कंट्रीज में उतनी नहीं है क्योंकि वहां उतनी पॉपुलेशन नहीं है। So that is, it is relative in nature. It changes from country to country. It changes from region to region. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। पहला पॉइंट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या जरूरत होती है बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने की? इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, क्या जरूरत है इस बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने की? सबसे पहली चीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बायजूस, वेदांतु,
दे हैव टेकन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। आज की डेट में ये जो है ये किंग बनकर बैठे हैं। बाय बिकॉज जिस वक्त हम लोग ब्लैक बोर्ड वाली और ये व्हाइट बोर्ड वाली टीचिंग कर रहे थे, उस टाइम पर इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो थी स्टार्ट ऑलरेडी कर दी थी। सो दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप जितना ज्यादा अवेयर रहोगे एनवायरमेंट को लेकर, उतना ही ज्यादा आप एक अर्ली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। ठीक है जी। तो अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट गिव्स एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपेटिटर्स। फिर आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट आपको वार्न करता है कि भैया ये चीज अब आने वाले वक्त में शायद इस्तेमाल नहीं होगी, तो उसको बंद कर दीजिए। तो टाइमली अगर हम उन वार्निंग्स को समझते हैं, अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का आइडिया है, तो हम टाइमली उन वार्निंग्स को, उन सिग्नल्स को समझ जाएंगे और हम उस चीज को बंद कर देंगे। फिर आता है कस्टमर फोकस। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल, टुवर्ड्स द चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। तो इसी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सजग होता है, तो वो बिजनेस जो है जनरली ग्रो एंड एक्सपैंड करता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसको पता है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है। फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी होगी, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी बिजनेस में स्ट्रैटेजीज को, नई स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेगा, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आईटीसी एक टोबैको कंपनी है, लेकिन उसने अपने होटल्स स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि उनको पता था कि गवर्नमेंट भी इन होटल्स में, टूरिज्म में बहुत इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने उस चीज पे मौके पे चौका मारा और होटल इंडस्ट्रीज, आज की डेट में आईटीसी सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री के नाम से लोग उसको जानते हैं। आईटीसी के बहुत सारे होटल्स है, जबकि एक टोबैको कंपनी हुआ करती थी। तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कोपिंग विद चेंज। समय के साथ अगर कंपनी, किसी भी बिजनेस को एनवायरनमेंट की जानकारी है, तो उसको पता होगा कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस में भी चेंजेस ला सकते हैं। फिर आता है पब्लिक इमेज। जिसको एनवायरनमेंट की अच्छी जानकारी होती है, उसकी मार्केट में गुडविल भी बहुत अच्छी होती है। जैसे रिलायंस कंपनी, रिलायंस की एक पब्लिक इमेज है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की भावनाओं के बारे में, कंट्री के कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, ड्यू टू विच पीपल आर गिविंग लॉट ऑफ लव टू दैट कंपनी। और जियो जिस टाइम पर आया था 2016 में, उस टाइम पर जियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला एंड टुडे जियो इज इटसेल्फ अ वेरी बिग ब्रांड। सो दैट इज अ पब्लिक इमेज। जितना ज्यादा आप एनवायरनमेंट के लिए सजग होगे, उतना ज्यादा आपकी गुडविल अच्छी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ये माइक्रो एनवायरनमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो कंपनी के अंदर ही कंपनी को अफेक्ट कर सकता है, यानी इस एनवायरनमेंट, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रोलेबल एलिमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीजें कंट्रोलेबल होती हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है? इट कैन बी द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, वर्किंग स्टाइल ऑफ अ कंपनी, इट कैन बी द प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके कुछ पॉइंट। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट कल्चर। बिजनेस जो बिजनेस है, जो कंपनी चल रही है, उसका कल्चर कैसा है। अगर कोई कंपनी का कल्चर ऐसा ही है कि मतलब कभी भी चेंज हो जाती है चीजें वहां पर, तो वो बिजनेस कभी एक्सपैंड नहीं करेगा। बट अगर कॉर्पोरेट कल्चर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, वहां पर सारे लोग उसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो यानी कि उस बिजनेस का कल्चर, उस कंपनी के लोगों का जो माइंड सेट है वो सेम होगा और कंपनी ग्रो एक्सपैंड करेगी। तो बेसिकली कल्चर में क्या चीजें आती है? वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड। अगर फाउंडर का, मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, वैल्यूज है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड कंपनी विल ग्रो एंड एक्सपैंड। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी का मिशन क्या है, उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। एक कंपनी कहती है मुझे आने वाले टाइम में पूरे के पूरे कस्टमर्स को कैप्चर करना है, उनका मिशन है। किस तरीके से करना है, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो उस पे भी, वो भी हमारा एक इंटरनल एनवायरनमेंट का, इंटरनल फैक्टर का पार्ट होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी बिजनेस को बहुत हद तक अफेक्ट करता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, वो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनी में डिसीजंस लिए जा रहे हैं और क्या कंपनी की परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जल्दी डिसीजन लेंगे तो परफॉर्मेंस कंपनी की जो है वो अच्छी होगी, जिसकी वजह से कंपनी विल ग्रो एंड एक्सपैंड। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पावर स्ट्रक्चर। ये भी एक इंटरनल फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बीच का जो रिलेशन है, हाउ इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है, अगर उनको शेयर होल्डर्स का और एम्प्लॉयज का सपोर्ट मिलता है, शेयर होल्डर्स का और एम्प्लॉयज का सपोर्ट मिलता है, तो उससे कंपनी में जो डिसीजन लेवल है, डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन पे जल्दी जल्दी काम किया जाता है और बिजनेस ग्रो एंड एक्सपैंड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। आपकी कंपनी की इमेज लोगों के सामने कैसी है, आपकी कंपनी की इमेज सप्लायर्स के सामने कैसी है। अगर अच्छी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने अच्छी है, तो आपको इजीली लोन मिलेगा, आपको डीलर्स और सप्लायर्स जल्दी सामान प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी कंपनी जो है वो ग्रो एंड एक्सपैंड करेगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ये भी एक इंटरनल और बहुत जरूरी फैक्टर होता है कि आपकी कंपनी में जो ट्रेड यूनियन है वो कैसी है, आपका मार्केटिंग कॉम्पिटेंस कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी कंपनी का किस तरीके का, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये सारी चीजें आपकी कंपनी की अच्छी है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप अपनी अच्छी कर रहे हो, तो आपका कंपेटिटिव सक्सेस होना जाहिर है, मतलब 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं रुकेगी, उनको आराम से टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, वो मोटिवेटेड होंगे और काम में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जरूर ग्रो एंड एक्सपैंड करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, विच आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जिसपे बिजनेस का कोई जोर नहीं चलता, दीज आर द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं मैक्रो, जो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे कस्टमर। अब कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को पता लगाना जरूरी है। अगर उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आपको पता है, बिजनेस को पता है, तो बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपेटिटर्स। आपके कंपेटिटर्स कौन है, डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होते हैं, जो आप ही के जैसे ब्रांड में डील कर रहे हैं, जैसे आईटीसी एंड एचयू है। फिर आता है इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स। इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स का मतलब कि जैसे आपकी पिक्चर हॉल में लगने वाली मूवीज, यानी जो आपके अभी थिएटर्स में लगती हैं, और ओटीटी जो हम आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं। इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कहीं ना कहीं उसकी मार्केट जो है वो तोड़ दी है वेब सीरीज ने। जो हमारे हम थिएटर्स में मूवी देखते थे, उनकी अभी मार्केट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज ओटीटी मतलब वेब सीरीज जो है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यहाँ पर हम लोग ज्यादा आज की डेट में अवेलेबल होते हैं रादर देन वॉचिंग दीज मूवीज। फिर आ जाता है सप्लायर्स। सप्लायर्स भी बहुत जरूरी एक पार्ट प्ले करते हैं। अगर टाइमली अगर आपको आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपको आपके चीजें आपको अवेलेबल हो रही है बिजनेस को, तो वो बिजनेस अपने काम को ज्यादा अच्छे से चला पाएगा। अगर रिलायबल सप्लायर्स हैं आपके, तो आपके कंपनी में बिना किसी रुकावट के काम चलेगा और आपकी कंपनी फिर ग्रो एंड एक्सपैंड करेगी। फिर आता है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कौन होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो मिडलमैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी का एक लिंक बना हुआ है मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो आपका सामान ओवरऑल बिना किसी प्रॉब्लम के लोगों तक पहुंचेगा एंड योर कंपनी विल डेफिनेटली ग्रो एंड एक्सपैंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसर्स। आपको क्या फाइनेंस कर रहे हैं लोग, या शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स, क्या आप फंड्स रेज कर पा रहे हो, क्या आपको प्रॉपर शेयर होल्डर्स मिल रहे हैं, क्या आपको डिवेंचर होल्डर्स प्रॉपर मिल रहे हैं, क्या बैंक आपको प्रॉपरली या सही टाइम पर आपको लोन मिल पा रहा है। अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके फाइनेंसर्स का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके बिजनेस की तरफ, तो समय पड़ने पर आप फंड जरूर रेज कर लोगे, एंड इफ यू आर एबल टू जनरेट द फंड्स, तो आपकी कंपनी विल डेफिनेटली ग्रो एंड एक्सपैंड। लास्ट आता है पब्लिक। पब्लिक सबसे मेजर रोल प्ले करती है। अब इस पब्लिक में कौन आता है, पब्लिक में वो लोग आते हैं जिनका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है,
it can be environmentalist, they can be media group, they can be non-government organizations, local communities जैसे कि हम लोग, तो ये लोग भी बिजनेस को बहुत हद तक अफेक्ट या इम्पैक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। अगर आपका बिजनेस में आपने अभी तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है, आपने कभी भी कोई भी दबन नहीं करा, आपने कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करी, आपने कभी भी कोई भी फॉल्स इंप्रेशन नहीं छोड़ा अपने कस्टमर्स पे या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लोग आपको सराहेंगे और आपकी कंपनी चलेगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप पकड़े गए, जैसे मैगी 2015 में लेड पता चला था कि मैगी लेड यूज कर रही है, तो इंडिया ने मैगी बैन कर दी, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पब्लिक एक ऐसी चीज है जो आपकी कंपनी को रातों रात राजा बना देगी, आपको फ्लॉप शो बना देगी। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिए अपने माइक्रो एनवायरनमेंट के दो पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आ जाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, जिसमें हमारे चार बेसिक पार्ट्स है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड चीजें, कि कंट्री में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से आपकी बिजनेस को, उसकी एक्टिविटीज को इम्पैक्ट कर सकता है। कंट्री में इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्चा जिस पैसे से आप कर रहे हो वो ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, प्राइस लेवल ज्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक साइकिल, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके बिजनेस के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद भी हो सकती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों बनकर आते हैं। आपको समय के साथ इन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को मैनेज करना जरूरी है, यानी जितनी भी चीजें मैंने लिखी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीजें आपको समय के साथ मैनेज करनी जरूरी है। अगर आप इनको अपॉर्चुनिटी के लिए तरह लोगे तो आपकी कंपनी ग्रो एक्सपैंड करेगी। अगर थ्रेट बनकर आ गया तो देन योर कंपनी में बिकम अ फ्लॉप शो। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है? ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी धार्मिक जगह पर जाओ, जैसे कि अगर लेट्स सपोज हम केदारनाथ जाते हैं या हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पर अगर आपको मॉडर्न कपड़े मिलने लग जाएं, बिल्कुल ही वेस्टर्न कपड़े, तो क्या उनकी डिमांड होगी? नहीं। लेकिन भगवे कपड़े मिलेंगे तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो वो होता है सोशल एनवायरनमेंट। लोगों, वहां पर रहने वाले लोगों का बिलीव क्या है, वहां पे रहने वाले लोगों की वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स, एथिक्स क्या है, उस पर भी बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो बोलते हैं ना हम, जैसा देश वैसा भेष, तो ये वही एनवायरनमेंट होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द एज, प्रेफरेंस, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कंपनी की ग्रोथ जो है वो उसके इनोवेशन, उसकी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर भी डिपेंड करती है। अगर आप समय के साथ ग्रो नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। एक बार धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि अगर मैं समय के साथ आगे नहीं भागूंगा या मेरे दिमाग में चलने वाले आइडिया को मैं तभी इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो मेरे कंपेटिटर्स एक दिन मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो मैं उस चीज को नहीं होने देना चाहता। He was very right. That is technological environment. How much you are aware about the technological changes? अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर सजग हैं, अगर आप उसको लेकर अवेयर हैं, तो आप उस टेक्नोलॉजी को समय के साथ आप अपनी कंपनी में लाएंगे, आपके कंपनी में साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होगी, आप इनोवेट करेंगे। आप नई टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी एंड इट विल बी ऑन अ सर्वाइवल रेट। ठीक है ना, यानी कंपनी विल सर्वाइव एंड इट विल ग्रो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आपकी कंपनी का पॉलिटिकल यानी आपकी कंट्री का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। एक कंट्री है पाकिस्तान, जहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल हिला डुला है। कभी वहां पर आर्मी रूल हो जाता है, कभी वहां पर जो है आपका जो हम बोलते हैं कि वहां पर डेमोक्रेटिक रूल आ जाता है। तो ऐसे केस में ऐसे बिजनेस पे, ऐसी कंट्री के बिजनेस पर जो बात करें तो उस पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, पावर कंट्रोल कैसा है, तो उस पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है आपकी कंट्री का,
ठीक है ना, यानी आपकी कंट्री में जो सेंटर और स्टेट है उनके रिलेशन किस तरीके के हैं, फिर किस तरीके की फिलॉसफी आपका देश यूज करता है, इट इज ऑटोक्रेटिक, इट इज डेमोक्रेटिक, किस तरीके की फिलॉसफी है, आपकी कंट्री में फॉरेन पॉलिसी कैसी है, डिफेंस पॉलिसी कैसी है, एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ। जैसे इंडिया ने अभी बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए दूसरे देशों के साथ, तो हमें बहुत कंट्रीज से अभी बिजनेस मिल रहा है। दिस इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट। फिर आ जाते हैं जी लीगल एनवायरमेंट पे। लीगल एनवायरमेंट होता है क्या लोगों को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज पता है, क्या जो लॉ है वो बिजनेस को प्रमोट करता है, क्या कंपनी जो लॉ है वो फ्लेक्सिबल है बिजनेस को लेकर, और जुडिशियल सिस्टम जो है कंट्री का, जुडिशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड जुडिशियल डिसीजंस, क्या वो बिजनेस के फेवर में लिए गए हैं, अगर हाँ देन डेफिनेटली बिजनेस इन द कंट्री विल ग्रो एंड एक्सपैंड, जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, अदरवाइज कंपनी या कंट्री में बिजनेसेस को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस पे भी बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर आ जाता है जी लास्ट पार्ट विच इज स्वॉट एनालिसिस। बहुत सिंपल, बहुत इजी पार्ट है। S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat. स्ट्रेंथ क्या है, एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है किसी भी बिजनेस की, और ये आपका एडवांटेज बन सकती है आपके कंपेटिटर्स के ऊपर। देन कम्स वीकनेस, अगर आप कहीं पर भी लेजी हो या लिमिटेशंस है आपकी कंपनी की, तो वो आपके कंपेटिटर्स के लिए एक एडवांटेज हो सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है, वो फेवरेबल कंडीशंस किसी भी कंपनी की जो कंपनी की पोजीशन को मजबूत स्ट्रेंथन करती है। और लास्ट आता है थ्रेट, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आपकी कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गई जो आपकी कंपनी की पोजीशन को हिला सकता है, चेंज कर सकता है, तो वो होती है कंपनी की थ्रेट। तो जी हमने खत्म कर दिया है यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ कॉमर्स, जो कि था बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। अगर हाँ तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गाइज आई एम जस्ट सीकिंग फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर द YouTube चैनल। मेरा नाम है स्वाति शर्मा, मेरे चैनल का नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।